नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने कहा कि भारत के भूजल भंडारों के 1/6 भाग का अतिदोहन किया जा चुका है। हरित ऊर्जा परियोजनाओं ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया। G20 ने चेतावनी दी है कि कोविड वैक्सीन की कमी से ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में खतरा उत्पन्न हो सकता है। और नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवाचार का केंद्र बन गया है। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अनुसार भारत के भूजल भंडारों के 1/6 भाग का अतिदोहन किया जा चुका है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा गतिशील भूजल संसाधनों के नवीनतम आकलन से देश की भूजल स्थिति में सुधार के संकेत प्राप्त हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्षों के अनुसार प्राकृतिक और वर्षा जल संचयन में वृद्धि और निष्कर्षण में कमी के कारण मूल्यांकन की अतिदोहित एवं गंभीर श्रेणी वाली इकाइयों की संख्या में गिरावट हुई है। अतिदोहित इकाइयां वे हैं जहां भूजल को निकालने की वार्षिक भूजल पुनर्भरण से ज्यादा है। गंभीर श्रेणी के लिए 90 से 100% निष्कर्षण, अर्ध गंभीर के लिए 70 से 90% के बीच और सुरक्षित श्रेणी के लिए 70% से कम निष्कर्षण की दर निर्धारित की गई है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ये वर्ष 2017 में 431 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर वर्ष 2020 में 436 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गई है। शुद्ध निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों में वृद्धि हुई है। ये वर्ष 2017 में 393 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर वर्ष 2020 में 398 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि भूजल के संकट के कारण क्या हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी राज्यों में धान एवं गन्ने जैसी जल गहन फसलों की कृषि के लिए विवेकहीन तरीके से जल निष्कर्षण शामिल है। पश्चिमी राज्यों में शुष्क जलवायु के कारण सीमित भूजल पुनर्भरण शामिल है। प्रायद्वीपीय राज्यों में क्रिस्टलीय जलभृतों में अंतर्निहित गुणों के कारण सीमित भूजल उपलब्धता शामिल है। सरकार द्वारा भूजल के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें कि छिड़काव और ड्रिप और बूंद बूंद सिंचाई भी शामिल है, पारंपरिक जल संचयन विधियां जैसे बाव और बावड़ी को प्रोत्साहित करना इत्यादि। हरित ऊर्जा परियोजनाओं ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जीवन के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। राजस्थान में श्रेणीबद्ध तरीके से संचालित की जा रही सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के उच्च वोल्टेज वाले तारों से टकराने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे इनकी मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुमान के मुताबिक प्रत्येक वर्ष विद्युत तारों से टकराने की वजह से लगभग 15% ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु हो जाती है। इस तरह पर्यावरण क्षति और निम्नीकरण की तुलना में विद्युत तारों का ये संजाल अधिक व्यापक खतरे के रूप में उभरा है। अप्रैल 2021 में M.K. रंजीत सिंह बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने विशिष्ट बाध्यकारी दिशा निर्देश जारी किए थे। इस वाद में न्यायालय ने मनुष्यों के लिए सतत विकास को अन्य प्राणियों के अधिकारों के साथ संतुलित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया था। विद्युत तारों को भूमिगत करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश की तिथि से 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है। भविष्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संभावित और प्राथमिकता आधारित पर्यावास दोनों में सभी विद्युत तारों को अनिवार्य रूप से भूमिगत किया जाना शामिल है। जब तक विद्युत तारों को भूमिगत नहीं कर दिया जाता, तब तक सभी तारों पर तत्काल बर्ड डायवर्टर यानी पक्षियों के लिए मार्ग विक्षेपक स्थापित किए जाएंगे। तारों को भूमिगत किए जाने से संबंधित मुद्दों की बात करें तो इससे परियोजना की लागत और विद्युत की कीमतों में लगभग 20% की वृद्धि हो जाती है। साथ ही उच्च वोल्टेज युक्त विद्युत तारों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता संबंधी मुद्दे भी विद्यमान हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाई वोल्टेज विद्युत तारों को भूमिगत करने की व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप की एक स्थानिक प्रजाति है। ये मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में पाया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान, नलिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र और बेल्लारी कर्नाटक। ये अधिकतर शुष्क और अर्धशुष्क घास भूमियों, कांटेदार झाड़ियों से युक्त खुली भूमि और कृषि भूमि से जुड़ी लंबी घास युक्त भूमि जैसे पर्यावासों में पाए जाते हैं। ये सिंचित क्षेत्रों से दूर रहता है। ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव प्राकृतिक वास के समेकित विकास के अंतर्गत रिकवरी प्रोग्राम में शामिल प्रजातियों में से एक है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व जनसंख्या दिवस पर इस नीति का अनावरण किया है। इस नीति का उद्देश्य जन्म दर को वर्ष 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और वर्ष 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक लाना है। इस नीति के प्रमुख बिंदुओं में बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक प्रावधान है। इसमें 11 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का बेहतर प्रबंधन तथा स्कूलों में हेल्थ क्लब्स का गठन शामिल है। जनसंख्या नीति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि भारत में जनसंख्या विस्फोट को निर्धनता के एक प्रमुख कारण के रूप में देखा जाता है और एक दशक से भी कम समय में भारत की जनसंख्या के चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने का अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालिक उद्देश्य वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या की स्थिति प्राप्त करना है। ये स्थिति संधारणीय आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के साथ सुसंगत होगी। गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए मिशन परिवार विकास 2017 आरंभ किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं जनसंख्या नीति से संबंधित मुद्दों के बारे में। इसका दीर्घकाल में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे चीन ने अपने नागरिकों पर सख्त जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू किया है, जिसका दीर्घावधि में देश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा समग्र जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता, इससे समग्र जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता आएगी। कुल प्रजनन दर वर्तमान में 2.2 बच्चे हैं, जो जल्द ही प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंच जाएगी। हालांकि जनसंख्या नीतियां महिलाओं और लड़कियों के प्रजनन अधिकारों के लिए उल्लंघनकारी प्रतीत होती हैं। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए गर्भ निरोधक उपायों की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करने में वृद्धि के प्रयास करेगी और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करेगी। नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना शामिल है। आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, बुजुर्गों की देखभाल और 11 से 19 वर्ष की आयु के किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण का बेहतर प्रबंधन करना उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति का प्रमुख प्रावधान होगा। सरकार महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात की सुविधा भी आरंभ करेगी। G20 ने चेतावनी दी है कि कोविड वैक्सीन की कमी से वैश्विक आर्थिक बहाली की प्रक्रिया के समक्ष खतरा उत्पन्न हो सकता है। वेनिस में जारी किए गए अंतिम वक्तव्य में G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने कोरोना वायरस के लिए नए वेरिएंट्स और विश्व में अलग अलग गति से जारी टीकाकरण से वैश्विक आर्थिक बहाली के समक्ष उत्पन्न खतरे पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि लगभग सभी देशों ने आर्थिक सहायता पैकेज जारी किए हैं या उन्होंने अपने नागरिकों के टीकाकरण के लिए प्रयास किए हैं। इसके बावजूद वास्तविक बहाली और टीकाकरण स्तरों के बीच व्यापक अंतराल मौजूद है। टीकाकरण की निम्न दर होने का मतलब हुआ कि निर्धन देशों को वायरस और इसके वेरिएंट्स के संपर्क में आने का जोखिम अधिक है। G20 वित्त मंत्रियों के सम्मेलन और G20 वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो ये महामारी के विरुद्ध तैयारी में सुधार, स्थानीय विनिर्माण क्षमता में वृद्धि और विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणालियों में निवेश के लिए रोम घोषणा की 16 सूत्रीय प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करता है। कोविड-19 से निपटने के लिए टीकों के समान वैश्विक साझाकरण और सभी संभावित साधनों के उपयोग के लिए सहायता के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन द्वारा नए टीकों के वित्त पोषण के लिए $50 बिलियन की राशि की अनुशंसा की गई है। यूरोप ने वर्ष के अंत तक निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों के साथ वैक्सीन की 100 मिलियन डोज साझा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। एक अन्य खबर के मुताबिक गणितीय विज्ञान संस्थान के विश्लेषण के अनुसार आर जनसंख्या यानी प्रजनन संख्या में अप्रैल माह से वृद्धि हो रही है। आर संख्या कोविड के प्रसारित होने की क्षमता का एक संकेतक है। एक से अधिक आर संख्या का मतलब है कि औसतन एक से अधिक व्यक्ति पहले से ही संक्रमित व्यक्ति से संक्रमित हो रहे हैं, जिससे मामलों में वृद्धि होती है। नेस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब बन गया है। पिछले 5 वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ भारत एआई संबंधी सर्वाधिक पेटेंट दर्ज करवाने के आधार पर शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों, विशेष रूप से कंप्यूटर प्रणाली द्वारा मानव बुद्धिमत्ता तंत्र का अनुकरण है। पेटेंट आवेदनों में वृद्धि के कई लाभ हैं। इससे नवाचार की नकल होने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है। पेटेंट नवाचार के मौद्रीकरण में सहायक होते हैं।
ये प्रतिस्पर्धा के लिए प्रवेश बाधा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे अधिक नवाचार और पेटेंट आवेदनों को बढ़ावा मिलता है। हालांकि इसके साथ ही इसमें कई चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे पेटेंट प्रक्रिया के पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। और आपको बता दें कि पेटेंट आवेदन और उनकी अंततः स्वीकृति के बीच लगभग 4 वर्ष का अंतर होता है। और अब है इन चुनौतियों से निपटने के उपाय। स्टार्टअप और छोटी कंपनियों को परामर्श और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए हितधारकों का एक गठबंधन स्थापित किया जाना चाहिए। पेटेंट आवेदनों के महत्व पर जागरूकता सृजन के प्रयास किए जाने चाहिए। पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में अक्षमता निवारण के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। पेटेंट किसी आविष्कार, उत्पाद या एक प्रक्रिया के लिए दिया गया एक अनन्य अधिकार है। ये आविष्कार या उत्पाद या प्रक्रिया किसी कार्य को करने का एक नया तरीका प्रदान करते हैं या किसी समस्या का एक नवीन तकनीकी समाधान उपलब्ध कराते हैं। पेटेंट को नवाचार को मापने के प्राथमिक तरीकों में से एक माना जाता है। भारत में सभी उभरते हुए तकनीकी पेटेंटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्सेदारी 6% है। आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना। पिछले वित्त वर्ष में बांग्लादेश का निर्यात 11% बढ़ा है, जबकि भारत का कुल निर्यात महामारी के कारण 7% तक संकुचित हो गया है। कपास और सूती धागे, विद्युत, ईंधन, चावल और मक्का भारत से बांग्लादेश को निर्यात की जाने वाली शीर्ष मदें थी। संयुक्त राज्य अमेरिका 51.6 अरब डॉलर के साथ भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा है, जबकि चीन की हिस्सेदारी 21.2 अरब डॉलर की है। संयुक्त अरब अमीरात 16.7 अरब डॉलर का निर्यात गंतव्य है। संयुक्त अरब अमीरात को पीछे छोड़ते हुए ये दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है। निवल स्थिर निधियन अनुपात NSFR ये नियम बैंकों को अधिक स्थिर बनाने और वित्त वर्ष 2008-9 जैसे वित्तीय संकट को दोबारा रोकने के लिए डिजाइन किए गए बेसल 3 विनियमन का हिस्सा है। ये नियम भौतिक रूप से कारोबार किए गए स्वर्ण को किसी भी अन्य पण्य वस्तुओं की तरह ही मानते हैं। इसके कारण बैंकों को अपने स्वर्ण एक्सपोजर को प्रतिकूल कीमत उपायों के विरुद्ध एक बफर के रूप में समानता बनाए रखने के लिए अधिक नकदी रखने की आवश्यकता होती है। इन नियमों से स्वर्ण रखने के लिए बैंकों की बैलेंस शीट की लागत बढ़ जाएगी। भारत में NSFR 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगा। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड NFDB की स्थापना वर्ष 2006 में मत्स्य पालन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। वर्तमान में ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत है। NFDB का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसका उद्देश्य देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र का समग्र विकास करना है। इससे मछली पालन और जलीय कृषि, जिसमें कि उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण शामिल है। मैंग्रोव की एक प्रजाति के जीनोम को डिकोड किया गया। पहली बार अत्यधिक लवण सहिष्णु और लवण स्रवित करने वाली प्रमाणित मैंग्रोव प्रजाति एविसेनिया मरीना के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को डिकोड किया गया। एविसेनिया मरीना एक दुर्लभ पादप प्रजाति है। ये अपनी पत्तियों की लवण ग्रंथियों के माध्यम से 40% तक लवण का स्राव कर सकती है। भारत के लिए इसका काफी महत्व है, क्योंकि भारत में 6.73 मिलियन हेक्टेयर भूमि लवणीय है। अनुसंधान से फसलों की सूखा और लवण सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए जीन की पहचान करने में मदद मिलेगी। मैंग्रोव 24 डिग्री उत्तर और 38 डिग्री दक्षिण के बीच नदियों और ज्वार नदमुखों के अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं। वे तटरेखा की रक्षा करते हैं और विविध स्थलीय जीवों को पर्यावास प्रदान करते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। जल जीवन मिशन ने पिछले 22 महीनों में 61 जापानी एन्सेफेलाइटिस, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम प्रभावित प्राथमिकता वाले जिलों के 97 लाख से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति का विस्तार किया है। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक वायरल मस्तिष्क संक्रमण है जो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से मनुष्यों में प्रसारित होता है। ये वायरस सुअरों और पक्षियों में पाया जाता है और जब मच्छर इनमें से किसी संक्रमित जंतु को काटते हैं तो ये वायरस मच्छर में पहुंच जाता है। ये 5 भारतीय राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 61 प्राथमिकता वाले जिलों सहित दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है।
केसरिया बुद्ध स्तूप। बिहार के चंपारण में स्थित विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ के बाद जलमग्न हो गया है। ये विश्व में अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा उत्खनित स्तूप है। ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से भी एक है। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने से पहले निर्मित किया गया था और आमतौर पर राजा बेन का देवरा के रूप में जाना जाता है। चीनी तीर्थयात्री हुएनसांग के वृतांत के अनुसार उसने 7वीं शताब्दी में इसका भ्रमण किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। जॉर्जिया। हाल ही में भारत ने महारानी केतेवन के 400 वर्ष प्राचीन अवशेष जॉर्जिया को हस्तांतरित किए हैं। रानी केतेवन के अवशेष 1627 में पुरातन पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा गोवा के सेंट ऑगस्टीन चर्च में लाए गए थे। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी है। ये पश्चिम में काला सागर के साथ साथ रूस और तुर्की के बीच तथा अन्य सीमावर्ती देशों के रूप में आर्मेनिया एवं अजरबैजान के पास स्थित है। ये वर्ष 1921 से वर्ष 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसका मुख्य धर्म ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी ईसाई धर्म था। तालिबानी लड़ाकों के कंधार की सीमा के निकट होने की वजह से भारत ने एहतियात के तौर पर कंधार में स्थित वाणिज्य दूतावास से अपने राजनयिकों एवं अन्य कर्मचारियों को बाहर निकाला है। कंधार काबुल के बाद अफगानिस्तान का दूसरा मुख्य शहर है। ये दक्षिण मध्य अफगानिस्तान में तरनक नदी के निकट एक मैदान पर स्थित है। तालिबान लड़ाकों और अफगानिस्तान सरकार के बीच तीव्र संघर्ष ने अन्य देशों को भी अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों से अपने कर्मचारियों और नागरिकों को निकालने के लिए बाध्य किया है। इससे पहले वर्ष 2020 में भारत ने कोविड-19 के दौरान अपने कर्मचारियों को हेरात और जलालाबाद वाणिज्य दूतावास से काबुल स्थित दूतावास में स्थानांतरित कर दिया था। इसके साथ ही अफगानिस्तान में वर्तमान में एकमात्र भारतीय वाणिज्य दूतावास मजार शरीफ में है और मुख्य दूतावास काबुल में है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त हुआ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीका अवश्य लगवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।